नदी आकर एक दो हर पार में खड़ा है गुया इंतजार में। नदी आकर एक दो हर पार में खड़ा है गुया इंतजार में। अरे कैसे मिले जब हरे, कैसे मिले जब हरे, नदी आकर पानी है तूफान में। अरे कैसे मिले जब हरे, कैसे मिले जब हरे, फंस गया गुया तोरे प्यार में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं पवन यादव। दोस्तों आज के इस क्लास में आपको बताने वाले हैं, सब्जेक्ट होगा झारखंड का, और झारखंड में हम लोग देखेंगे मुंडा शासन व्यवस्था। मेरे प्यारे भाई बहनों, झारखंड के हर एग्जाम में मुंडा शासन व्यवस्था से एक या दो क्वेश्चन को टपका दिया जाता है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का ये जो क्लास होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त होगा। क्लास मुंडा शासन व्यवस्था है ना। ये सारे एग्जामों में भर भर के यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास का हम लोग शुरुआत करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पहला टॉपिक रहा आपके सामने, है ना। पहला टॉपिक रहा हाँ, चलिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम लोग देखेंगे मुंडा गवर्नमेंट सिस्टम, है ना, मुंडा शासन व्यवस्था। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला पॉइंट में लिखा हुआ है मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है ना। मुंडा जनजाति, झारखंड में जो मुंडा जनजाति के लोग हैं, इनकी शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है ना। झारखंड में जो मुंडा जनजाति के लोग हैं, इनके शासन व्यवस्था के तरीके को, है ना, क्या कहा जाता है? मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए दूसरे पॉइंट में हम लोग बढ़ते हैं। मुंडा शब्द, मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ विशिष्ट व्यक्ति होता है ना। मुंडा जो शब्द है, इसका अर्थ क्या निकलता है? विशिष्ट व्यक्ति। विशिष्ट अर्थ गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है ना। ये जो मुंडा व्यक्ति है, मुंडा शासन व्यवस्था में ये जो मुंडा का शाब्दिक अर्थ होता है, ये होता है विशिष्ट व्यक्ति। और ये विशिष्ट व्यक्ति जो होता है, ये गांव का क्या होता है? राजनीतिक प्रमुख होता है। ये जो मुंडा, मुंडा शब्द का अर्थ क्या निकला? विशिष्ट व्यक्ति। और विशिष्ट व्यक्ति का मतलब जो मुंडा गांव होते हैं, वहां का ये राजनीतिक प्रधान होता है। क्या होता है? राजनीतिक प्रधान होता है, या आप कह सकते हैं राजनीतिक प्रमुख होता है ना। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए तीसरा पॉइंट, मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पदों, संगठनों एवं संबंधित तथ्यों का विवरण निम्नवत है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगले पेज में हम लोग जानेंगे कि झारखंड में मुंडा शासन व्यवस्था के कौन कौन से पद हैं, कौन कौन से संगठन है, अगले पेज में हम लोग जानेंगे। चलिए, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगला महत्वपूर्ण मुंडा गवर्नमेंट सिस्टम का पहला पद, महत्वपूर्ण पद है, इंपॉर्टेंस पद है। ये क्या है भैया? मुंडा, है ना। मुंडा, मुंडा शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण पद है जिसका नाम क्या रखा गया? मुंडा। और मुंडा का शाब्दिक अर्थ क्या निकला था? मुंडा का शाब्दिक अर्थ क्या निकला था भैया? तो विशिष्ट व्यक्ति निकला। मुंडा का शाब्दिक अर्थ क्या निकला? विशिष्ट व्यक्ति, है ना। मुंडा का शाब्दिक अर्थ क्या निकला? विशिष्ट व्यक्ति। और ये जो मुंडा होता है, ये गांव का ये गांव का प्रधान होता है। ये क्या होता है? गांव का प्रधान होता है ना। मुंडा का शाब्दिक अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति, और ये जो मुंडा होता है, ये क्या होता है भैया? गांव का प्रधान होता है। मुंडा शासन व्यवस्था में ये जो मुंडा पद है, ये मुंडा पद क्या होता है? ये
गांव का प्रधान होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। यह मुंडा गांव का प्रधान होता है ना। मुंडा शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण पद है मुंडा, है ना। ये मुंडा जो है ये क्या होता है भैया, गांव का प्रधान होता है। मुंडा शासन व्यवस्था में ये जो मुंडा पद है, ये मुंडा पद क्या करता है, गांव का प्रधान होता है ना। चलिए अगला पॉइंट, यह पद वंशानुगत होता है। मुंडा शासन व्यवस्था में ये जो मुंडा पद है ये वंशानुगत है। सिंपल में समझिए कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, है ना, और कोई इस पर बैठ नहीं पाएगा। जैसे इसका दादा बैठा तो फिर इसका बेटा बैठेगा, फिर इसका बेटा बैठेगा, फिर इसका बेटा बैठेगा, है ना। तो ऐसे जो सिग्नल बाय सिग्नल चल रहा है ना, ये वंशानुगत है ना, कि दादा बैठा उसके बाद उसका फिर बेटा बैठेगा, फिर उसका बेटा बैठेगा, इस तरह से, है ना। मतलब सीधी सी बात है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, है ना, मुंडा गांव का प्रधान। तो सीधी सी बात है कि यह पद जो होता है ये वंशानुगत होता है। ये जो मुंडा पद है ये कैसा होता है, वंशानुगत होता है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, इसका प्रमुख कार्य ग्रामीणों से लगान वसूलना, गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना, गांव के विवादों का निपटारा करना होता है ना। मुंडा शासन व्यवस्था में ये जो मुंडा है ये क्या करता है, ग्रामीणों से लगान वसूलता है। ग्रामीणों से क्या करता है, ये लगान वसूलता है। उसके बाद गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखता है। गांव के विधि व्यवस्था को बनाए रखता है कौन, ये मुंडा। गांव के विवादों का निपटारा करता है ना। तो मुंडा शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण पद है मुंडा। ये मुंडा गांव का प्रधान होता है, ये पद वंशानुगत होता है। मुंडा जो है ये क्या करता है, ग्रामीणों से जो है ये लगान वसूलता है। कौन, ये मुंडा। गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखता है, गांव के विवादों का निपटारा करता है। कौन, मुंडा, है ना। तो मुंडा शासन व्यवस्था में ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, कि ये क्या क्या कर रहा है, ग्रामीणों से लगान वसूल रहा है ना, गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रख रहा है, गांव के विवादों को निपटारा कर रहा है ना। ये महत्वपूर्ण काम दिए गए हैं इसको। अगला पॉइंट, मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को खूंटकट्टी भूमि कहा जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मुंडाओं द्वारा मतलब जो मुंडा जनजाति के लोग हैं, इनके द्वारा जो खेत निर्मित किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, खूंटकट्टी भूमि कहा जाता है ना। उसको क्या कहा जाता है, खूंटकट्टी भूमि कहा जाता है। जो मुंडा जनजाति के लोग हैं, इनके द्वारा जो खेत का निर्माण किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, खूंटकट्टी भूमि कहा जाता है। याद रखेंगे, खूंटकट्टी भूमि कहा जाता है। निर्मित करने वाला खूंटकट्टीदार कहलाता है ना। मुंडा जनजाति के द्वारा निर्मित खेत को क्या कहते हैं, खूंटकट्टी। मुंडा जनजाति के लोगों के द्वारा जो खेत बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, खूंटकट्टी भूमि। तथा निर्मित करने वाले मतलब खूंटकट्टी भूमि को जो निर्मित कर रहा है उसको क्या करें, खूंटकट्टीदार कहलाता है ना। तो मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को खूंटकट्टी कहा जाता है, और इस भूमि को बनाने वाले को क्या बोलते हैं, खूंटकट्टीदार कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट, मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ परिवार होता है ना। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है भैया, तो परिवार होता है। क्या होता है, परिवार होता है। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है, परिवार होता है, परिवार होता है। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे ये आशा होगी कि ये सारा का सारा पॉइंट आसानी से आपके दिमाग में चला गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, मुंडा शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण पद फिर से आ गया, उसका नाम है हातू, है ना। क्या भैया, हातू। मुंडा शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण पद आया हातू, या आप कह सकते हैं मुंडा, है ना। हातू कह सकते हैं या मुंडा। अब हम लोग जानेंगे कि हातू और मुंडा ये जो पद है ये क्या कार्य करता है ना। तो पहला पॉइंट है, यह ग्राम पंचायत का प्रधान होता है ना।
यह ग्राम पंचायत का क्या होता है? प्रधान होता है। हातू जो होता है, मुंडा शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण पद आया, हातू। ये हातू क्या होता है भैया? ये ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। ये जो हातू है ना, ये मुंडा शासन व्यवस्था में क्या होता है? तो ये ग्राम पंचायत का प्रधान होता है ना। मुंडा शासन व्यवस्था में ये जो हातू पद का सृजन किया गया है, ये हातू जो है ये ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। मुंडा शासन व्यवस्था में ये ग्राम पंचायत का प्रधान होता है भैया। कौन? ये हातू, है ना। चलिए, मुंडा ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, मुंडा ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? हातू कहा जाता है। जहां मुंडा जनजाति के लोग आपस में बैठकर पंचायत करते हैं, इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? हातू कहा जाता है। हातू कहा जाता है। तो मुंडा ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? हातू कहा जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां से झारखंड के एग्जामों में पहले प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो समझ में आ गया कि मुंडा शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण पद आया, हातू, जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत को, मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है। याद रखेंगे, हातू कहा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण पद आया मेरे प्यारे भाई बहनों, अगला महत्वपूर्ण पद आया पढ़ा पढ़ा, है ना। पढ़ा पढ़ा, मुंडा शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण पद आया, पढ़ा चाहे पढ़ा। अब हम लोग समझते हैं, कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत, अंतः ग्रामीण पंचायत को पढ़ा पढ़ा कहा जाता है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, मुंडा शासन व्यवस्था में कई गांवों से मिलकर पंचायत को, कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत को क्या कहा जाता है? पढ़ा पढ़ा कहा जाता है ना। तो मुंडा शासन व्यवस्था में कई गांवों से मिलकर क्या बनता है? पंचायत बनता है। उसको क्या बोलते हैं? पढ़ा पढ़ा कहा जाता है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत को पढ़ा पढ़ा कहा जाता है। याद रखेंगे। तो लिखा हुआ पहला पॉइंट में, कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत को पढ़ा पढ़ा कहा जाता है ना। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से पढ़ा पढ़ा कहा जाता है। कई गांवों से मिलकर बने पंचायत को, है ना, अन्य गांवों से मिलकर बने पंचायत को, एक गांव से मिलकर बने पंचायत को। तो उसका सही जवाब होगा कि कई गांवों से मिलकर, अन्य गांवों से मिलकर बनी पंचायत को मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा पढ़ा कहा जाता है। पढ़ा पढ़ा कहा जाता है ना। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया मेरे प्यारे भाई बहनों। अगला पॉइंट में बढ़ते हैं। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य दो या अधिक गांवों के बीच विवादों का निपटारा करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो पढ़ा पंचायत है, कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत को पढ़ा या पढ़ा कहा जाता है। इसका मुख्य काम है दो या अधिक गांवों में जो विवाद है उसका निपटारा करना है, मामले को सुलझाना है। दो या दो से अधिक गांवों के बीच में जो लव का अफेयर है, जो अन्य मामले हैं, इन मामलों को जो निपटारा करता है उसको पढ़ा या पढ़ा पंचायत कहा जाता है। पढ़ा या पढ़ा पंचायत कहा जाता है। तो एक बार फिर से, पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य दो या दो से अधिक गांवों के बीच विवादों का निपटारा करना होता है। ये जो पढ़ा पंचायत है, इसका मुख्य काम है दो या दो से अधिक गांवों के बीच में जो मामले हैं, इन मामलों को सुलझाने का काम करता है कौन? पढ़ा या पढ़ा पंचायत। ये मुंडा शासन व्यवस्था की खूबसूरती है ना। चलिए अगला पॉइंट, यह मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च पर अवस्थित है। मेरे प्यारे भाई बहनों,
ये जो पढ़ा या पढ़ा पंचायत है, ये मुंडा शासन व्यवस्था का एकदम सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था का उदाहरण है ना। चलिए आगे चलते हैं, ये पॉइंट भी समझ में आ गया। अगला पॉइंट है, इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की संज्ञा दी गई है। पढ़ा पढ़ा पंचायत को मुंडा शासन व्यवस्था का कार्यपालिका की संज्ञा दी गई है, विधायिका की संज्ञा दी गई है और न्यायपालिका की संज्ञा दी गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, विधायिका जो नियम और कानून का क्या करती है, निर्माण करती है, वैसी संस्था को हम लोग विधायिका कहते हैं। वैसी संस्था जो नियम एवं कानूनों को क्या करती है, लागू करती है, क्या बोलते हैं, कार्यपालिका। न्यायपालिका किसे कहते हैं, जो इन मामलों का न्याय दिलाने का काम करती है, न्यायपालिका कहलाती है ना। तो पढ़ा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था का सर्वोच्च न्यायपालिका कहा जाता है, कार्यपालिका कहा जाता है और विधायिका कहा जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां से प्रश्न पूछने की हर संभव संभावना है, इसलिए याद रखेंगे मुंडा शासन व्यवस्था में जो पढ़ा या पढ़ा पंचायत व्यवस्था है, इसको मुंडा शासन व्यवस्था का कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की संज्ञा दी गई है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की संज्ञा दी गई है मुंडा शासन व्यवस्था का। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पूरे सारे के सारे प्रश्नों को निचोड़ दिया जाएगा, एक भी प्रश्न को छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए अगला, पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा होता है ना। पढ़ा या पढ़ा पंचायत व्यवस्था है, उसका मुख्य व्यक्ति कौन होता है, पढ़ा राजा होता है ना। पढ़ा या पढ़ा पंचायत व्यवस्था का सबसे पहला व्यक्ति, सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन होता है, तो ये पढ़ा राजा होता है। कौन होता है, पढ़ा राजा होता है। चलिए ये पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, पढ़ा के अन्य प्रमुख अधिकारी कुंवर, लाल, कारते होते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, पढ़ा या पढ़ा शासन व्यवस्था का पहला जो प्रमुख व्यक्ति होता है या प्रमुख अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी जो होता है, वो पढ़ा राजा होता है। और इनके मदद करने के लिए कुंवर होते हैं, लाल होते हैं और कारतू होते हैं। तो पढ़ा राजा को सहायता देने के लिए कुंवर, लाल और कारते की व्यवस्था की गई है ना। चलिए अगला पॉइंट, विभिन्न अधिकारियों का विवरण निम्नवत है। पढ़ा शासन व्यवस्था में विभिन्न अधिकारी होते हैं जो पढ़ा राजा को मदद करने का काम करते हैं। तो पहला पॉइंट है, ठाकुर पढ़ा राजा का सहायक होता है। ये जो ठाकुर है ना भैया, पढ़ा या पढ़ा शासन व्यवस्था में एक पद है, उसका नाम क्या है, ठाकुर। ये ठाकुर क्या करता है, पढ़ा राजा का सहायक होता है। पढ़ा, क्वेश्चन पूछेगा कि पढ़ा राजा का सहायक कौन होता है, तो बोलना ठाकुर होता है। ठीक है ना। चलिए दीवान, अगला है दीवान। पढ़ा या पढ़ा शासन व्यवस्था में एक पद आया दीवान। दीवान क्या करता है, पढ़ा राजा का मंत्री होता है ना। ये जो दीवान है, ये पढ़ा राजा का क्या है भैया, ये मंत्री है ना। चलिए पांडे दस्तावेज का रखरखाव करने वाला अधिकारी है ना। पढ़ा या पढ़ा शासन व्यवस्था में ये जो पांडे का पद आया है, ये क्या करता है, ये दस्तावेजों का रख रखाव करता है, मतलब जमीन वगैरह वगैरह का दस्तावेजों की ये देख रेख करता है। कौन, पांडे। अगला आया बरकंदाज, है ना, गांव का सिपाही होता है ये। पढ़ा या पढ़ा शासन व्यवस्था में एक पद है बरकंदाज, और ये बरकंदाज क्या होता है भैया, तो ये गांव का सिपाही होता है ना। चलिए अगला, दारोगा सभी की कार्यवाही का नियंत्रक होता है ना। मुंडा शासन व्यवस्था में या पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में एक पद आया दारोगा। ये क्या करता है, सभा की कार्यवाही का नियंत्रक होता है, मतलब जहां पर पढ़ा या पढ़ा पंचायत व्यवस्था बैठी होती है, उसको ये देख रेख करने का काम करता है। कौन, दारोगा। अगला है लाल, सभा का वकील होता है ये, है ना। पढ़ा या पढ़ा पंचायत व्यवस्था में
एक पद आया जिसका नाम है लाल, और ये क्या करता है, सभा का वकील होता है। जहां पर पढ़ा या पढ़ा पंचायत लोगों की बैठी होती है, वहां पर लाल भी मौजूद होता है, और ये क्या होता है भैया, ये सभा का वकील होता है ना। चलिए अगला है, परंपरागत मुंडा प्रशासन में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परंपरागत मुंडा शासन व्यवस्था में महिलाओं का कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पढ़ा या पढ़ा पंचायत व्यवस्था में महिलाओं को स्थान दिया गया, तो बोलना है नहीं दिया गया है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारे के सारे पढ़ा या पढ़ा पंचायत व्यवस्था में कौन कौन से पद है, कौन किसको मदद कर रहा है, इन सब बातों को हम विस्तृत रूप में चर्चा किए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, मुंडा शासन व्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण पद आया जिसका नाम है अखड़ा या अखरा, है ना। मुंडा शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण पद है अखड़ा या अखरा। अब इसको समझते हैं हम लोग, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, है ना। पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है ना। ये जो पढ़ा पंचायत जहां पर लोग बैठे हुए हैं, इसको क्या कहा जाता है, अखड़ा कहा जाता है, अखड़ा कहा जाता है। तो पढ़ा पंचायत स्थल को, जहां पर पढ़ा पंचायत के लोग बैठे हुए हैं, उस भूमि को, उस जमीन को क्या बोलते हैं, अखड़ा बोलते हैं या फिर अखरा बोलते हैं, कहा जाता है ना। यह गांव का सांस्कृतिक केंद्र होता है। गांव में अभी भी देखते होंगे कि बरगद के पेड़ के बीच में सभी लोग बैठ जाते हैं, तो उस भूमि को, उस जगह को क्या कहा जाता है, तो अखड़ा या अखरा कहा जाता है ना। ये जो भूमि होता है, ये सांस्कृतिक महत्वता का केंद्र होता है, ठीक है ना। चलिए अगला, मुंडा गांव में पंचायत की बैठकों का आयोजन अखड़ा या अखरा में किया जाता है ना। मुंडा शासन व्यवस्था में जितने भी मामले होते हैं, इन मामलों का जो निपटारा किया जाता है वो अखड़ा या अखरा में किया जाता है। अखड़ा और अखरा का मतलब समझाया ना, जहां पर मुंडा जनजाति के लोग बैठकर पंचायत करते हैं, मामलों का निपटारा करते हैं, वैसे स्थल को, वैसे स्थान को, वैसे जमीन को अखड़ा या अखरा कहा जाता है। और यहीं पर बैठकर मुंडा जनजाति के लोग अपने सारे मामलों को सुलझाने का काम करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे आशा होगी कि ये सारे के सारे आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला पद आया, मुंडा गवर्नमेंट सिस्टम में, मुंडा शासन व्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण पद आया जिसका नाम है मानकी, है ना। अब हम लोग समझेंगे कि आखिरकार ये मानकी करता क्या है भैया। तो करता क्या है, पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है। ये जो पढ़ा पंचायत का जो प्रधान व्यक्ति होता है, उसको क्या बोलते हैं, मानकी कहते हैं, है ना। यह पद वंशानुगत होता है। मानकी का जो पद होता है, ये वंशानुगत होता है। मानकी का क्या काम है भैया, ये मानकी क्या है भैया, तो पढ़ा पंचायत का प्रधान है। कौन, मानकी। पढ़ा पंचायत का प्रधान कौन है भैया, मानकी है, मानकी। ये पद क्या होता है, ये वंशानुगत होता है, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। चलिए ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला पद आया पाहन। मुंडा शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण पद आया पाहन। अब हम लोग समझेंगे ये पाहन क्या करता है। तो मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुंडा गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है, जो पूजा पाठ करवाने का काम करता है, वो कौन करता है, पाहन करता है, पाहन। तो मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है, पाहन होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का पद सृजित है धार्मिक कार्यों के लिए, राजनीतिक कार्यों के लिए, आर्थिक कार्यों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का जो पद सृजित है, इसको कौन सा कार्य दिया गया है, तो धार्मिक कार्य दिया गया है। मुंडा शासन व्यवस्था में ये क्या करता है, धार्मिक प्रधान होता है
है ना, पूजा पाठ करवाने का काम करता है। कौन? पाहन। आज भी हम लोग देखते हैं, मेरा गांव नोनगांव में देखते होंगे कि हमारा मंडार है। मंडार मतलब समझते हैं ना, जहां पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, जहां गांव के देवता बसे होते हैं, वहां पर पूजा पाठ करवाने का जो काम करते हैं वो पाहन करते हैं। कौन करते हैं? पाहन करते हैं, है ना। चलिए, आज भी हम लोग अपने मंडार में मुर्गा देने का काम करते हैं, सुअर देने का काम करते हैं, है ना। तो मुंडा शासन व्यवस्था में भी एक महत्वपूर्ण पद है पाहन, जो धार्मिक प्रधान होता है ना। चलिए आगे। पाहन गांव में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ तथा बलि चढ़ाने का कार्य करता है। इन कार्यों के संचालन हेतु पाहन का लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे डाली कटारी कहा जाता है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, पाहन का क्या काम होता है? तो गांव में जितना भी है उसको पूजा पाठ बलि वगैरह वगैरह को चढ़ाने का काम करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पाहन जो होता है, पाहन से कोई भी लगान नहीं लिया जाता, पाहन से कोई भी 1 रुपया लिया नहीं जाता है, लेकिन पाहन को भूमि दी जाती है, पाहन को भूमि दी जाती है, जिसे डाली कटारी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? डाली कटारी भूमि कहा जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे गांव नोनगांव में भी जो वहां के पाहन है उनको भूमि दी गई थी, है ना। तो जिनको भूमि दी गई थी, है ना, किसको दी गई थी? पाहन को दी गई थी। क्यों? क्योंकि वो गांव का धार्मिक प्रधान होता है। वो गांव को अन्य बाहरी जो भूत प्रेत है, डायन विषाई है, इनसे बचाने का काम करता है ना। तो पाहन को दी गई भूमि को डाली कटारी कहा जाता है। पाहन को दी गई भूमि को डाली कटारी कहा जाता है, डाली कटारी कहा जाता है, याद रखिएगा। चले आगे। चल अगला, मुंडा शासन व्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण पद आया, जिसका नाम है महतो। मुंडा शासन व्यवस्था को देख रहे हैं ना, कैसे चलाया जा रहा है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बेहतरीन तरीके से इसका संरचनात्मक ढांचागत शासन व्यवस्था को तैयार किया गया है ना। तो महतो क्या करता है भैया? यह पाहन का सहायक होता है। महतो जो होता है ना, ये पाहन का क्या होता है? सहायक होता है ना। तो पाहन को सहायता देने का काम करता है कौन? महतो। यह मुख्यतः गांव में संदेशवाहक का कार्य करता है ना। मुंडा शासन व्यवस्था में ये जो महतो है, ये महतो क्या करते हैं? गांव में संदेश पहुंचाने का काम करते हैं, है ना, कि डिडिंग बतिया डिडिंग रे, है ना। आज गांव के मुखिया बोले ले हा सभे के नौनगांव के कहा? शिवला के किनारे, शिव मंदिर के किनारे, इस तरह का संदेश पहुंचाने का जो काम करता है उसका नाम है महतो। क्या नाम है भैया? महतो। तो पाहन क्या करता है? ये धार्मिक प्रधान है मुंडा शासन व्यवस्था में, तो यह पाहन का सहायक होता है। महतो जो होता है ये पाहन को मदद करने का काम करता है। महतो जो होता है ये गांव में संदेश पहुंचाने का काम करता है, डिडिंग बतिया डिडिंग रे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें जान नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने का काम कर रहे हैं। अगला है भूत खेता। मुंडा शासन व्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण पद आया, भूत खेता, है ना। क्या भैया? तो गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है। इस हेतु पाहन को अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे भूत खेता कहा जाता है ना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भूत खेता का मतलब होता है गांव को भूत प्रेत से बचाने के लिए, गांव को भूत प्रेत से बचाने के लिए पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है ना। गांव को भूत प्रेत डायन विषाही से बचाने के लिए, है ना, पाहन के द्वारा विशेष पूजा की जाती है ना। इसके बदले में पाहन को भूमि प्रदान की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? भूत खेता कहा जाता है। इसकी उपज या आय से भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था का संचालन किया जाता है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, भूत खेता का मतलब होता है
जो पाहन के द्वारा गांव में विशेष रूप में पूजा की जाती है। क्यों पूजा की जाती है? गांव को भूत प्रेत से बचाने के लिए, डायन बिसाई से बचाने के लिए, है ना। और इन सब कार्यों के लिए पाहन को एक भूमि दी जाती है, पाहन को एक भूमि दी जाती है जिसको भूत खेता भूमि कहा जाता है ना। और इस भूत खेता भूमि से जितना भी उत्पादन होगा, पाहन जो है ये क्या काम करेंगे, ये इस आय से, यहां से प्राप्त पैसा से ये गांव में भूत प्रेत से निजात दिलाने का काम करेगा। तो सीधी सी बात है कि पाहन जो होता है वो गांव में विशेष पूजा पाठ करवाता है, डायन बिसाई से बचाने के लिए, भूत प्रेत से बचाने के लिए। इसके लिए पाहन को एक भूमि दी जाती है जिसको कहा जाता है भूत खेता भूमि। क्या कहा जाता है? भूत खेता भूमि। और इस भूत खेता भूमि से जो भी पैसा प्राप्त होता है उससे पाहन जो है वो गांव में भूत प्रेत डायन बिसाई से बचाने में क्या कर देता है? सारा पैसा खर्चा कर देता है। तो एक बार समझिएगा, गांव को भूत प्रेत प्रकोप से बचाने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है। इस हेतु पाहन को अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती है जिसे भूत खेता कहा जाता है। इसकी उपज या आय से भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था का संचालन किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम डिटेल से बता दिए कि पाहन के द्वारा गांव में भूत प्रेत डायन बिसाई इत्यादि से बचाने के लिए विशेष पूजा की जाती है ना। और इस विशेष पूजा पाठ करवाने के लिए उसको अन्य भूमि दी जाती है, मतलब जमीन दिया जाता है। किसको? पाहन को। और उस भूमि को कहा जाता है भूत खेता भूमि, है ना। और इस भूत खेता भूमि से वो जो पाहन है वो क्या करता है भैया? तो वो जो है वो गांव में पैसा खर्च कर देता है। उस भूमि से जो भी आय प्राप्त होगा, किसको? पाहन को। वो पाहन जो है वो क्या कर देगा? भूमि पर, गांव को बचाने के लिए, गांव को डायन बिसाई भूत प्रेत से बचाने में क्या कर देता है? खर्च कर देता है। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इसको भी लगभग 3 से 4 बार रिपीट किए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। भूत खेता का मतलब पाहन को दी गई भूमि। क्यों दी गई थी? तो इसको दी गई थी विशेष पूजा पाठ करवा रहा था। कहां? गांव में। किस लिए? तो डायन बिसाई भूत प्रेत से बचाने के लिए, है ना। इसको जो भूमि दी गई उसको क्या कहा गया? भूत खेता भूमि। अब इस भूत खेता भूमि में पाहन क्या करेगा? उत्पादन करेगा, है ना, अनाजों का उत्पादन करेगा और उसको बेचेगा। उससे जो आय प्राप्त होगा वो गांव में क्या कर देगा? खर्च कर देगा। क्यों खर्च कर देगा? डायन बिसाई से गांव को बचाने के लिए, भूत प्रेत से बचाने के लिए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा रिपीट करने का एक ही मकसद होता है कि आपको दिल में नहीं दिमाग में समझ में आए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पुजार भन भरा, मुंडा शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था आया, पुजार बन भरा। अब ये पुजार पन भरा क्या भैया? तो पाहन का सहायक पुजार पन भरा कहलाता है ना। पाहन का सहायक कौन है भैया? तो पुजार पन भरा है ना। पाहन का सहायक है कौन? पुजार बन भरा। पुजार बन भरा पाहन का सहायक होता है, मदद करने वाला होता है। मान लीजिए कि हम पाहन हैं और एक व्यक्ति, ये एक व्यक्ति है, तो ये क्या हमको सहायता करने का काम कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पुजार पन भरा कह रहे हैं, जो हमको मदद करने का काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आया पढ़ा राजा, है ना। मुंडा शासन व्यवस्था में एक और पद आया पढ़ा राजा, या पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। इससे पहले भी हम लोग देखेंगे। तो पढ़ा पंचायत व्यवस्था का जो मुख्य व्यक्ति होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है, वो कौन होता है? पढ़ा राजा होता है। चलिए क्वेश्चन पूछता है कि पढ़ा पंचायत व्यवस्था का मुख्य व्यक्ति कौन होता है? तो पढ़ा राजा होता है ना। मुंडा शासन व्यवस्था की अन्य तथ्य है, अन्य बातें दी गई हैं। इस जनजाति की शासन व्यवस्था में दीवान पद होता है, ठाकुर पद होता है, कोतवार पद होता है, पांडे पद होता है, कार्ता पद होता है ना। उसके बाद तथा लाल पद होता है, यादी।
नामक अधिकारी होते हैं जो पढ़ा राजा को शासन संचालन में सहयोग प्रदान करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मुंडा शासन व्यवस्था में ये सारे पद होते हैं। दीवान पद होता है, ठाकुर पद होता है, कोतवाल पद होता है, पांडे पद होता है, कार्ता पद होता है, लाल पद होता है ना, जो क्या करते हैं, पाढ़ा राजा को मुंडा शासन व्यवस्था को चलाने में सहयोग करते हैं। तो मुंडा शासन व्यवस्था को बेहतरीन तरीके से इन शासन पद्धतियों के माध्यम से, इन पदों के माध्यम से बेहतरीन तरीके से, सुचारू तरीके से, सुसंगठित तरीके से, बेहतरीन तरीके से चलाया जाता है। चलिए आगे। तो मुंडा शासन व्यवस्था की अन्य पदों को हम यहां देखें, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, मुंडा शासन व्यवस्था की हर बातों को हमने विस्तृत रूप में चर्चा किया, शानदार, जानदार, जबरदस्त रूप में चर्चा किया। आप इसी तरह के वीडियो या क्लास पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें एवं कमेंट करना ना भूलें। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो फिर मिलते हैं हम लोग एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए मेरे भारतीय सैनिकों के नाम जय हिंद, जय भारत।